नमस्कार दोस्तों, रेलवे इंफॉर्मेशन एंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज रेलवे के टीआरडी डिपार्टमेंट से संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे जो आरआरसी एम्प्लॉय तथा आरआरबी एम्प्लॉय जो कि असिस्टेंट टीआरडी है उनके लिए ग्रेड 3 में जाने के लिए ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है तथा जो ग्रेड 3 से या ग्रेड 2 या ग्रेड 1 एमसीएम है उन्हें ये 25% कोटा के हिसाब से जेई में जाने का अवसर प्राप्त होता है, जो कि यह निम्न क्वेश्चन से आप जा सकते हैं, जो कि रेलवे के द्वारा टीआरडी डिपार्टमेंट में हमेशा ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला है, टीआरडी का विस्तारित नाम क्या है? तो ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दो डिस्चार्ज रड लगाए जाने की अधिकतम दूरी 1000 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्चार्ज रड प्रायः कार्यस्थल से अधिक दूरी पर लगाना चाहिए। ये गलत है। डिस्चार्ज रड हमेशा कम से कम दूरी पर लगाना चाहिए और उसके बीच में ही काम करना चाहिए। ओएचई डिपार्टमेंट में डिस्चार्ज रड बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्चार्ज रड लगाने से पूर्व उसे आरटी से संपर्क कराकर सप्लाई बंद होने की पुष्टि करना चाहिए। जी हाँ, डिस्चार्ज रड हमेशा आरटी से संपर्क करा करके ही उसे सप्लाई बंद होने की पुष्टि करना चाहिए, क्योंकि अगर कभी कभी गलती से, भगवान ना करे कि कभी हो, लेकिन अगर कभी गलती से परमिट मिला हो और लेकिन लाइन चार्ज हो गया हो तो ओएचई तार जो कि कॉन्टैक्ट वायर में संपर्क करते हैं तो वहाँ से धमाका, बहुत ज़ोर से धमाका होता है, जो कि कॉन्टैक्ट वायर टूटने का डर ज़्यादा रहता है। इसलिए हमेशा आरटी से संपर्क करा करके ही उसे पुष्टि करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, पीटीडब्ल्यू का तात्पर्य क्या होता है? पीटीडब्ल्यू का तात्पर्य होता है परमिट टू वर्क। क्वेश्चन नंबर 6, 1 मीटर में कितना एमएम होता है? तो 1 मीटर में 1000 एमएम होता है। क्वेश्चन नंबर 7, रेलवे का ब्रॉड गेज कितना एमएम का होता है? तो 1676 एमएम का होता है। वो चीज़ वोल्टेज एसपी के पास कम से कम 19 केवी होना चाहिए, मतलब 19 केवी से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्चार्ज रड के केबल का साइज 40 स्क्वायर एमएम होता है और यह 40 स्क्वायर एमएम 6250 एम्पियर 1 सेकेंड के लिए यह सह सकता है, तथा डिस्चार्ज रड केबल का साइज जो होता है 9.5 मीटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 10, 25 केवी एसी ओएचई से सुरक्षित दूरी कितना होता है? मतलब ये वर्किंग क्लियरेंस पूछ रहा है तो ये 2 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, डीजे ओपन कॉशन बोर्ड न्यूट्रल सेक्शन समाप्त होने के बाद लगाया जाता है तो गलत। यह न्यूट्रल सेक्शन से हमेशा पहले लगाते हैं लोको पायलट के लिए, ताकि वह डीजे ओपन कर सके और हमारे न्यूट्रल सेक्शन जो बनता है उसे हिट मार्क ना करे और सीवी ट्रिप ना करे। क्वेश्चन नंबर 12, हाइट गेज की ऊंचाई कितनी होती है? तो हाइट गेज पहले 4.67 मीटर की थी, लेकिन अभी इसमें बदलाव होकर के 4.78 मीटर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाइट गेज कहाँ लगाया जाता है? तो लेवल क्रॉसिंग गेट पर लगाया जाता है। लेवल क्रॉसिंग गेट किसे कहते हैं? कोई भी फाटक, जिसे फाटक बोलते हैं, कोई भी गेट या फाटक जो रहता है वो लेवल क्रॉसिंग गेट होता है। वहाँ पर हाइट गेज पर लगने वाला कॉशन बोर्ड, मतलब रेलवे क्रॉसिंग गेट पर लगने वाला खतरा बोर्ड रहता है। वहाँ पर कौन सी बोर्ड रहती है? खतरा बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, 2 एलिमेंट्री सेक्शन के लिए सावधानी बोर्ड कौन सा होता है? नाम लिखे। तो 2 एलिमेंट्री सेक्शन के लिए हमेशा पावर ब्लॉक वर्किंग
लिमिट का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, पावर ब्लॉक में डीजल लोको सेट जा सकता है? डीजल लोको मतलब डीजल इंजन जा सकता है या नहीं? तो हाँ, जा सकता है, क्योंकि पावर ब्लॉक सिर्फ ओएचई सप्लाई को बंद करके हम काम करते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक नहीं लेते हैं, इसलिए डीजल लोको जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, TIMI निर्देश RDSO लखनऊ द्वारा जारी किया जाता है? तो हाँ, RDSO क्या होता है? RDSO रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यह लखनऊ में स्थित है। यह बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी, जहाँ से रेलवे के जो भी मॉडिफिकेशन होता है पहले यहाँ रिसर्च होती है, ऐसा क्यों लगाना चाहिए, उसका प्रॉपर्टीज एडवांटेज जो बोलते हैं सब उसमें से पहले उसमें रिसर्च होता है, उसके बाद सभी जोनों में ये लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्चार्ज रड, यह एक सेफ्टी आइटम है। ओएचई डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहे हैं, पावर जो कि 25,000 में आप काम कर रहे हैं, तो बिना डिस्चार्ज रड के काम करना ही नहीं है। वो 25,000 पर सप्लाई बंद करने के बाद डिस्चार्ज रड लगाने के बाद में ही काम करना चाहिए। यह बहुत बड़ी सेफ्टी आइटम है। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो DCP का प्रयोग किया जाता है। एलिमेंट्री सेक्शन का IR वैल्यू कितना होता है? एलिमेंट्री सेक्शन का IR वैल्यू 25 मेगा ओम होता है। जब हम ब्लॉक लेते हैं एलिमेंट्री सेक्शन का, तो IR वैल्यू ले सकते हैं जो कि 25,000 मेगा ओम आना चाहिए कम से कम। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रैक प्रोटेक्शन के लिए G&SR नियम क्या है? तो इसका आंसर में लिखा हुआ था 15.09 1 के B। क्वेश्चन नंबर 22, डेटोनेटर की आयु कितनी साल होती है? तो 7 साल होती है। क्वेश्चन नंबर 23, ACTM का तात्पर्य क्या होता है? ओएचई डिपार्टमेंट का एक बुक आता है ACTM, उसमें पूरा वर्किंग सेफ्टी तथा मेंटेनेंस के बारे में आता है ACTM। इसे अल्टरनेटिव करंट ट्रैक्शन मैनुअल कहते हैं या AC ट्रैक्शन मैनुअल भी कहते हैं। 1 टन में कितना होता है? 1000 kg होता है। भारी वजन तथा तनाव को सहने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? तो टर्फर का प्रयोग किया जाता है। टर्फर का प्रयोग किया जाता है। पुल लिफ्ट किस काम आता है? तो कॉन्टैक्ट वायर का वजन सहने के लिए पुल लिफ्ट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ओएचई तार को मजबूती से पकड़ने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं? तो कॉमलॉन्ग क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, 25 kV सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक क्लियरेंस का मान वर्किंग क्लियरेंस से अधिक होता है? तो गलत। हमेशा इलेक्ट्रिक क्लियरेंस वर्किंग क्लियरेंस से कम ही होना चाहिए। हमेशा जो सप्लाई डेट करते हैं, जहाँ हम लोग ओएचई डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो जो सप्लाई डेट करते हैं तो हमेशा 2 डिस्चार्जर लगाते हैं, उसके बीच में ही काम करना चाहिए, ना कि सप्लाई लाइन में जा कर के काम करेंगे। वो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें गलती का मतलब होता है मौत। क्वेश्चन नंबर 29, ओएचई लाइनमैन के पास TR2 योग्यता प्रमाण पत्र होनी चाहिए। ओएचई लाइनमैन TR2 का योग्यता प्रमाण पत्र AE साहब के द्वारा दिया जाता है मौखिक परीक्षा के दौरान। मौखिक परीक्षा लेने के बाद TR2 लाइनमैन को दिया जाता है, और TR3 जो कि ओएचई के सुपरवाइजर होते हैं, उससे TR3 दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, सुपर एलिवेशन क्या है? तो सुपर एलिवेशन आप लोग कार्वेचर में देखेंगे, कभी भी कार्वेचर पर जाइएगा तो वहाँ देखने को मिलेगा गोलाई में बाहरी रेल का अंदर रेल से ऊंचा होना। कभी भी इसका गौर कीजिएगा कार्वेचर पर जाकर के। क्वेश्चन नंबर 31, सभी FOB ROB पर लगाया जाने वाला क्वेश्चन बोर्ड क्या होता है? तो FOB ROB के नीचे क्या होता है? 25,000 वोल्ट का ओएचई डिपार्टमेंट का तार होता है, इसलिए वो सावधान 25,000 वोल्ट
क्वेश्चन नंबर 32, जहाँ डेड एंड पर ओएचई समाप्त हो रही हो वहाँ लगाया जाने वाला कॉशन बोर्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक इंजन स्टॉप। यह लोको पायलट के लिए लगाया जाता है ताकि अपना वो इलेक्ट्रिक इंजन आगे ना ले जाए। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, टीएसएस से एसपी तक के खंड को सेक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एसएसपी से एसपी तक के खंड को सब सेक्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, टीएसएस से एसएसपी तक के खंड को क्या कहेंगे? सब सेक्टर कहेंगे। एसीटीएम के अनुसार सीबी द्वारा जिस खंड की सप्लाई को नियंत्रित की जाती है उसे सेक्टर कहते हैं। एसीटीएम के अनुसार बीएम द्वारा जिस खंड की सप्लाई को नियंत्रित की जाती है उसे सब सेक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से किसके द्वारा एलिमेंट्री सेक्शन की सप्लाई को नियंत्रित की जाती है? तो एलिमेंट्री सेक्शन का ब्लॉक लेने के लिए हमेशा आइसोलेटर का प्रयोग किया जाता है। ये बात कान खोल कर सुन ले। क्वेश्चन नंबर 39, सेक्शनिंग डायग्राम में जिसे परस्पर भिन्न रंगों से दर्शाया जाता है वह है एलिमेंट्री सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 40, एसीटीएम के अनुसार आग को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 5 वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 41, ज्वलनशील वर्ग जैसे ट्रांसफार्मर वायल, जो ट्रांसफार्मर वायल होता है को किस वर्ग में रखा गया है? तो बी वर्गों में रखा गया है। 4 साल पर किया जाने वाला अनुरक्षण क्या कहलाता है? पीओएच। और 1 साल पर किया जाने वाला अनुरक्षण एओएच कहलाता है। पीओएच का मतलब होता है पीरियोडिक ओवरहॉल, और 12 महीनों जो 1 साल में किया जाता है तो एनुअल ओवरहॉल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ओएचई का पैदल गश्त 10 से 15 दिनों में लाइनमैन के द्वारा किया जाता है। यह अपने इक्विपमेंट जो कि ओएचई ट्रैक के ऊपर जितने भी इक्विपमेंट लगा होता है उसे ओएचई कहते हैं। ओवरहेड इक्विपमेंट, उसे देखने और उसे परीक्षण करने के लिए जो भी आँखों से देखा जा सके अबनॉर्मलिटी को देखने के लिए लाइनमैन के द्वारा 10 से 15 दिन में पेट्रोलिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, अनरेगुलेटेड ओएचई का रीटेंशनिंग 2 साल पर किया जाना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 46, ओएचई का स्पेशल चेक करने की अवधि क्या है? तो अधिक उपयोग होने वाले उपकरणों को एओएच के अतिरिक्त 2-3 बार जांच करते हैं। 2-3 बार जांच करते हैं। जो इक्विपमेंट ओएचई में है वो ज़्यादा यूज होता है, वहाँ ज़्यादा ट्रेनें चलती है तो उसे कम से कम एओएच के अतिरिक्त 2-3 बार चेक करना चाहिए मेंटेनेंस के दौरान में, या वैसे भी ब्लॉक लेकर के चेक करना चाहिए। ओलिवर जी का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो देखिए, ओलिवर जी का प्रयोग हमेशा करंट कलेक्शन टेस्ट के लिए ओलिवर जी का प्रयोग किया जाता है, और ओलिवर जी का प्रयोग जो हमेशा रात में किया जाता है। करंट कलेक्शन टेस्ट जो होता है ना वो रात में किया जाता है। अब किस लिए किया जाता है करंट कलेक्शन टेस्ट? करंट कलेक्शन टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि वो स्पार्क लोकेशन को चेक करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 आ गया। हमेशा ये 47 से लेकर 50 तक ओलिवर जी के बारे में दिया गया है। तो ओलिवर जी जो हमेशा किस कार्य के लिए किया करते हैं? तो ओलिवर जी का उपयोग जो है करंट कलेक्शन टेस्ट के लिए किया जाता है। करंट कलेक्शन टेस्ट हमेशा रात में करते हैं। और करंट कलेक्शन टेस्ट किस लिए करते हैं? ताकि स्पार्क लोकेशन बहुत सटीकता से पहचाना जा सके। ऐसा क्यों करते हैं? स्पार्क लोकेशन से क्या मतलब है? मतलब रात में करंट कलेक्शन करते हैं, इसका मतलब स्पार्क लोकेशन ओएचई कॉन्टैक्ट वायर के बीच में और पेंटो के बीच में कितने स्पार्क आता है, कितने हैवी स्पार्क आता है उसके जांच के लिए। अगर ज़्यादा स्पार्क आ रहा है तो उसका मेंटेनेंस में उसको कम करेंगे, बहुत कम कर सकते हैं। आना ही नहीं चाहिए आइसोलेटेड सेक्शन में, स्पार्क आना ही नहीं चाहिए ओएचई में। अगर स्पार्क आ रहा है इसका मतलब है कि अपना कॉन्टैक्ट वायर को स्पार्क करता है, वो पिघलाता है, जिसके कारण से ओएचई का तार टूटने का डर रहता है।
और ब्रेकडाउन होने का ज़्यादा संभावना हो जाती है। इसलिए स्पार्क लोकेशन को कम करने के लिए करंट कलेक्शन टेस्ट का प्रयोग करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।